हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिएगा मेरे भाई, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर जो आपके लैब टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनका यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एक एक क्वेश्चन के अंदर आपके कई सारे क्वेश्चन, लगभग आपके 5 से 8 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। डेली आपकी क्लास मेरे भाई यहाँ पर रहेगी, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो लैब टेक्नीशियन का, चाहे वो आपका जीआईएमएस का एग्जाम आने वाला हो, या फिर जीपीएसएसबी का हो, यूपी में एलटी की वैकेंसी हो, या फिर एमसीआरई की जो मेरे भाई वैकेंसी आने वाली है, उन सभी के लिए ये क्लासेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चाहे वो वैकेंसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो या फिर आपकी लैब टेक्नीशियन की शानदार कॉन्सेप्ट और क्लासेस हो, यहां पर आपको प्रोवाइड की जाती है। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। मेरे भाई एक क्वेश्चन आप एक कर लेना, ये वाला पहला क्वेश्चन, उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लेना ये क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल हैं कि नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। विच फैक्टर वुड इंक्रीज, कौन सा फैक्टर जो है वुड इंक्रीज, ठीक, टिश्यू प्रोसेसिंग, कौन सा फैक्टर जो है इंक्रीज कर देगा जो टिश्यू प्रोसेसिंग का टाइम है उसको, फॉर अ हिस्टोलॉजी स्पेसिमेन। अगर कोई हिस्टोलॉजी का स्पेसिमेन है, जब टिश्यू की प्रोसेसिंग हो रही है, कौन सा फैक्टर उसके टाइम को बढ़ा देगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सबसे पहले तो एक हमें ये बात बता दो कि हिस्टोलॉजी है, इसमें करते क्या है। हिस्टोलॉजी में मेरे भाई किया जाता है स्टडी ऑफ टिश्यू, यही तो होता है, टिश्यू का अध्ययन करते हैं हिस्टोलॉजी में। अभी हम आपसे पूछे कि हिस्टोपैथोलॉजी में क्या होता है। हिस्टोपैथोलॉजी में क्या होता है, हिस्टोपैथोलॉजी में आप बताते हो कि कोई डिजीज टिश्यू है, उसका अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ डिजीज टिश्यू। ठीक है, कोई ये मत कहिएगा कि ये बेसिक क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। अगर आपको ऐसा लगता है तो एग्जाम में जब ये बेसिक क्वेश्चन आए आप करिएगा ही नहीं, छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे देखिए। अब यहां से बात करते हैं कि अब वुड इंक्रीज द टिश्यू प्रोसेसिंग टाइम, यानी टाइम ज्यादा लग रहा है। एक बात बताओ कि कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जो हम लोग उनको अगर अपनाते हैं तो टिश्यू प्रोसेसिंग का टाइम घट जाता है, ये बताइएगा। यानी रेट इंक्रीज टिश्यू प्रोसेसिंग, टिश्यू प्रोसेसिंग का जो दर है वो बढ़ जाता है कौन कौन सी चीजों में। एक तो ये बात अगर हमको पता हो गई तो हम यहां से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। लिखा है जेंटल हीट, दूसरा लिखा है डेंस टिश्यू, तीसरा लिखा है जेंटल एजिटेशन, और चौथा ऑप्शन दिया गया है वैक्यूम इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, अब देखिए, अब यहां जो प्रोसेस होता है टिश्यू प्रोसेसिंग में, सबसे पहले आप देखोगे तो फिक्सेशन होता है। फिक्सेशन के बाद में देखोगे अगर नीड है तो डीकैल्सिफिकेशन होता है, यानी कैल्शियम की रिमूवल करते हैं। डीकैल्सिफिकेशन के बाद में हम सबसे पहले क्या करते हैं, फिर उसको बाद में एल्कोहल में डाला जाता है, फिर उसके बाद में एल्कोहल के बाद में आप जो है जाइलिन में डालते हैं। तो ये जो प्रोसेस हो रहे हैं सारे के सारे टिश्यू प्रोसेसिंग में, अगर हम मेरे भाई क्या करें, हीट दे दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, आप देखोगे जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे यानी टेम्परेचर को राइज करोगे तो ये प्रोसेस तेज हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम कहें कि कोई भी आपका शरबत है, ठीक, आपने चीनी डाली, आपने पानी लिया, चीनी डाली, और उसको जो है चम्मच से आप जो है उसको घोल रहे हैं। अगर आप जो है उसको गर्म कर दें तो क्या होगा, गर्म करेंगे तो जल्दी घुल जाएगी चीनी। तो वैसे ही यहां पर जो प्रोसेस है, अगर आप हीट दे देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो जो टिश्यू का प्रोसेसिंग है रेट जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर उसको क्या कर देते हैं, एजिटेट कर देते हैं, एजिटेशन करा दें, तब भी हो जाएगा। या फिर आप कहें एजिटेशन के अलावा वैक्यूम में भी, वैक्यूम में भी जो है रेट इसका बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर जो है विस्कोसिटी, जो फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी पर भी डिपेंड करेगा। अभी समझो, देखो, हम कह रहे हैं हीट अगर आप दे दोगे, गर्म कर दोगे, तो क्या होगा, टिश्यू प्रोसेसिंग का रेट बढ़ जाएगा। एजिटेट करा दोगे तो रेट बढ़ जाएगा, वैक्यूम है उससे रेट बढ़ जाएगा, विस्कोसिटी है उससे क्या होगा, रेट बढ़ जाएगा। अगर टिश्यू प्रोसेसिंग का रेट बढ़ जाएगा तो इट मींस क्या होगा, रेट बढ़ रहा है, इट मींस टाइम कम लगेगा। रेट बढ़ रहा है इट मींस क्या होगा, टाइम जो है वो कम लगेगा। बोलो भाई, टाइम कम लगेगा कि नहीं। ठीक, जो काम 1 घंटे में होना था वो काम जो है अब 40 मिनट में ही हो गया, टाइम कम हो गया। तो रेट बढ़ रहा है यानी टाइम कम हो रहा। अब इनमें से ऑप्शन में आ जाओ, जेंटल हीट की बात कर रहे हैं, तो मेरे भाई अगर आप हीट दोगे तो टिश्यू प्रोसेसिंग का जो टाइम है वो कम हो जाएगा। अगर एजिटेट कराओगे तो क्या होगा, टिश्यू प्रोसेसिंग का टाइम कम हो जाएगा। वैक्यूम इनफिल्ट्रेशन होगा तो टिश्यू प्रोसेसिंग का टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब देखो बात क्या आ रही है, अब यहां पर बी ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है, डेंस टिश्यू। क्या लिखा हुआ है, डेंस टिश्यू लिखा हुआ है। अब मेरे भाई बताओ, अगर डेंस टिश्यू है,
डेंस टिश्यू है, यानी अभी छोटा सा टिश्यू हो, अब ये जो है बड़ा थोड़ा सा टिश्यू हो, और वो क्या हो, कॉम्पैक्ट हो, डेंस हो, ठीक। तो इसके अंदर फ्लूइड आने में, इसके अंदर जो है फ्लूइड आने में, इसको जो है आप मेरे भाई फिक्स करने में, ये सारे प्रोसेस कराने में क्या होगा, टाइम लगेगा। तो यहां पर मेरे भाई बी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि जो डेंस टिश्यू होगा उसमें टिश्यू प्रोसेसिंग का टाइम जो है ज्यादा लगेगा। बात समझ में आई? आगे बढ़ जाऊं? ठीक है। तो ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इन स्टेप को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन है विच टेस्ट रिजल्ट वुड इंक्रीज, कौन सा टेस्ट का जो है रिजल्ट आपका वुड इंक्रीज, बढ़ जाएगा, इन द यूरिन स्पेसिमेन, यूरिन का स्पेसिमेन है और उसका टेस्ट का रिजल्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा सिटिंग एट आरटी, रूम टेम्परेचर पर रख रहे हैं फॉर 3 आवर्स। अब देखो सैंपल आया है आपके पास में यूरिन का, उसको आप 3 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रख रहे हो, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा रिजल्ट बढ़ जाएगा, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है बिलिरुबिन बढ़ा हुआ आएगा, दूसरा नाइट्राइट बढ़ा हुआ आएगा, तीसरा ल्यूकोसाइट बढ़ा हुआ आएगा, और चौथा यूरोबिरिलोजन है वो बढ़ा हुआ आएगा, आपको बताना है। सबसे पहले आपको बताएं कि जैसे ही यूरिन का सैंपल आता है, आपको विद इन 30 मिनट क्या करना रहता है, आप उसको जो है एग्जामिन कर लीजिएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले उसको क्या करते हैं, रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप क्या करेंगे, रेफ्रिजरेट करते हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं कॉमन प्रिजर्वेटिव की, ठीक है, कॉमन प्रिजर्वेटिव की। पहला क्या है, रेफ्रिजरेट, रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या आती है, अगर जो है रेफ्रिजरेट नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ केमिकल्स भी हैं, जैसे आपका HCl हो गया, थाइमॉल हो गया, इनका भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इनका भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। कॉमन प्रिजर्वेटिव है आपके सामने, इनका प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है, अगर हम 3 घंटे तक रख रहे हैं तो क्या रिजल्ट जो है आपका बढ़ जाएगा, कौन कौन से रिजल्ट आपके जो है इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे तो यहां से हमने ये बताया कि अनप्रिजर्व्ड अगर यूरिन है, अनप्रिजर्व्ड अगर आपका यूरिन है, उसमें आपने प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाए हैं, तो आपका टेस्ट रिजल्ट में क्या क्या बढ़ा हुआ आएगा उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करो तो पीएच बढ़ जाएगा, ठीक है, पीएच बढ़ा हुआ आएगा। उसके बाद में आपका नाइट्राइट बढ़ा हुआ आएगा, ठीक है, आपकी टर्बिडिटी जो है यूरिन की वो बढ़ जाएगी, ठीक। इतनी सारी चीजें आपकी जो है रिजल्ट में बढ़ी हुई आएंगी। अब यहां से बात आती है किसकी, रिजल्ट आपका क्या क्या जो है कम हो जाएगा, घट जाएगा, क्या रिजल्ट में डिक्रीज होगा, क्या यूरिन में जो है कमी आपको दिखेगी। आपका ग्लूकोज है वो डाउन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर आपके मेरे भाई देर तक रखने से क्या हो गए हैं, बैक्टीरिया है उसमें, बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उनको क्या होगा, उनको ग्लूकोज की आवश्यकता होगी। तो जो ग्लूकोज होगा यूरिन में वो मेरे भाई डाउन हो रहा होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। यूरोबिलिनोजन भी आपका, यूरोबिलिनोजन भी आपका घटा हुआ आएगा, ठीक है, ग्लूकोज भी घटा हुआ आएगा, यूरोबिलिनोजन भी आपका घटा हुआ आ जाएगा, बिलिरुबिन भी आपका घटा हुआ आएगा, और कीटोन भी आपका घटा हुआ आएगा। ये सारी की सारी जो हैं वैल्यू आपकी घटी हुई आएंगी, ठीक। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक। तो यहां से अब आप देखिएगा, पूछा है इंक्रीज की बात पूछी है, तो इंक्रीज में मेरे भाई देखो बिलिरुबिन तो डिक्रीज में चला जाएगा, आपका यूरोबिलिनोजन डिक्रीज में चला जाएगा, और देखिए बी ऑप्शन आपके सामने लिखा होगा नाइट्राइट, यही आपका सही हो जाएगा, ये नाइट्राइट जो है ये बढ़ा हुआ आएगा। अच्छा एक चीज बताओ, यूरिन में जो नॉर्मली है, यूरिन में आपका नॉर्मल नाइट्रेट पाया जाता है, नाइट्रेट प्रेजेंट होता है, ये नाइट्रेट जो है, ये नाइट्रेट आपका नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये कौन कन्वर्ट कर देता है, ये नाइट्रेट जो है वो नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये ऐसा करता कौन है, ऐसा मेरे भाई करते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। कौन करता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया करते हैं, ऐसा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया करते हैं। जब ऐसा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया मेरे भाई करते हैं, तो इट मींस, इसका मतलब क्या है, अगर नाइट्राइट यूरिन में प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि उस पर्सन को यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन है, यानी यूटीआई है, ठीक है, क्या कहोगे, यूटीआई है,
ठीक, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। अब एक क्वेश्चन आपसे आता है कि अगर यूटीआई का पता लगाना है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का पता लगाना है, तो उसके लिए बेस्ट सैंपल कौन सा होगा? ठीक है, तो बेस्ट सैंपल फॉर द नाइट्राइट क्या कहेंगे आप? मॉर्निंग फर्स्ट सैंपल। मॉर्निंग फर्स्ट सैंपल। बोलो भाई, समझ में आया? एक क्वेश्चन से इतने सारी चीजें, इतने सारे आपके कॉन्सेप्ट यहां से होते चले जा रहे हैं। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई। मैंने आपको क्या बताया, अगर यूरिन को रूम टेम्परेचर पर 3 घंटे के लिए आप रख दोगे तो क्या है। सबसे पहले बात करें तो जैसे ही आपके पास में यूरिन आएगा, विद इन द 30 मिनट 1 आवर के अंदर अंदर आपको क्या करना है, उसको एग्जामिन कर लेना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो सबसे पहले आपको पता है रेफ्रिजरेट कर सकते हो, या फिर उसमें जो है कॉमन प्रिजर्वेटिव जो है HCl हो गया, थाइमाल हो गया, ये आप इनको डालोगे। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो अगर अनप्रिजर्व्ड यूरिन है तो उसके रिजल्ट में क्या दिक्कत आ जाएगी वो आपको बता रहे हैं। अगर अनप्रिजर्व्ड यूरिन है तो उसके रिजल्ट में क्या बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। यूरिन है, देर तक रखा हुआ है, यानी उसमें क्या होगा, जो बैक्टीरिया है, अगर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रो करेंगे। अब जब मल्टीप्लाई और ग्रो कर रहे होंगे तो यानी पीएच उसका बढ़ रहा होगा। जो उसमें नाइट्राइट होंगे, जो उसमें नाइट्रेट होगा वो बैक्टीरिया जो है किसमें कन्वर्ट कर रहा होगा, नाइट्राइट में कन्वर्ट कर दे रहा होगा। जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती जा रही होगी, पीएच उसका बढ़ रहा होगा, तो टर्बिडिटी भी क्या होगी, वो भी गाढ़ापन हो जाती, गाढ़ापन हो रहा होगा। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया भी बढ़ रहे होंगे। इसके अपोजिट बात करें तो रिजल्ट में कमी क्या हो जाएगी, घट कौन कौन से रिजल्ट में जाएंगे। अब बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया अपना वृद्धि कर रहा है तो उसको क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। अगर यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट होगा उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, कम आ जाएगा। यूरोबिनलोजन हो गया, बिलरुबिन हो गया, कीटोन बॉडी हो गई, ये इनके रिजल्ट क्या हो जाएंगे, आपको कम मिलेंगे। तो मेरे भाई एक क्वेश्चन से इस तरीके से आपका यहां पर रिवीजन बेहतरीन तरीके से हो रहा है। आपको कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। पीडीएफ से मेरे भाई आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इन लेक्चर से ही पढ़िएगा, पीडीएफ से आप पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना ही अच्छा पढ़ लेते होते, इतना ही आपको चीजें समझ में आती तो किताबें हैं, आप उससे पढ़ सकते थे। तो पीडीएफ मांगने की जगह आप जो इतना टाइम बचा हुआ है 15 से 20 दिन, उसमें आप केवल जो है इस वीडियो को 1.25 पर करिए, इससे ज्यादा मत कीजिएगा, और उसको ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, आपको चीजें यहाँ पर बेहतरीन तरीके से रिवाइज होती चली जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, जो लोग मेरे भाई इस टाइम पर क्या होता है, जैसे ही एग्जाम आता है कहीं से बैच मिल जाए, कहीं से ये मिल जाए, कहीं से वो मिल जाए, ये सब पढ़ने की आपको जो है आपकी आदत लग चुकी है कि जब एग्जाम आएगा तो 20 दिन में हम तैयारी कर लेंगे। जीआईएमएस के फॉर्म भरे हुए आपने देखा होगा, कितने दिन हुए और आपका एग्जाम डेट आ गई, लगभग आपको 1 महीने का टाइम मिलता है फॉर्म भरने के बाद। और 1 महीने में आपकी मेरे भाई तैयारी नहीं होती है, 1 महीने में आपका रिविजन होता है, आप उसमें टेस्ट देते हैं, आप एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो अगर जो लोग जिनका जो है फ्यूचर में एग्जाम है, जो लोग अपनी तैयारी करना चाहते हैं, चीजों को बेसिक से पढ़ना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से, तो आप हमारे इस लैब टेक्नीशियन सिलेक्शन बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको जो है बेसिक से क्लासेस हैं हिंदी और इंग्लिश में, टॉपिक वाइज यहां पर कंटेंट मिलेगा, क्लास नोट जो पीडीएफ है, जैसे ये हैंड रिटन आपको दिख रही है, कंप्यूटराइज फॉर्म में है, प्लस उसमें हैंड रिटन एक्सप्लेनेशन है, वो आपको पीडीएफ मिलेंगी, जिनको आप मेरे भाई डाउनलोड करके प्रिंट भी कर पाओगे। ठीक है, उनको आप अपने फोन में सेव कर पाओगे और प्रिंट भी कर पाओगे, ये सुविधा है अपने पास। यहां पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी। ठीक, इसके साथ साथ आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों सेक्शन आपको इसी बैच में मिलेंगे। आप इस जीआईएमएस वाले एग्जाम में देखोगे 80 आपके जो है टेक्निकल का है और 20 आपका नॉन टेक्निकल है। तो नॉन टेक्निकल भी इंपॉर्टेंट है, तो इस बैच में आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल भी मिल रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर 5000 क्वेश्चंस का जो है एमसीक्यू का पीडीएफ भी आपको मिल रहा है, जिसको आप डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हो। ये भी इस बैच में आपको चीजें मिल रही हैं। वैलिडिटी की बात करें तो 1 साल 3 महीने इस बैच की वैलिडिटी रहेगी, जिस डेट से आप ज्वाइन करते हो। जैसे आज इस डेट आप बैच को ज्वाइन करते हो तो आज से नेक्स्ट आपका 1 साल 3 महीने तक बैच वैलिडिटी रहेगी। आप इसको जो है कहां से ज्वाइन कर सकते हो, मिनिमम फीस है, सबसे कम फीस है, ये छाती ठोक के कहता हूं। आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन, प्रिंट करने का ऑप्शन, एमसीक्यू की पीडीएफ, ये सब कुछ आपको इतनी फीस में सिर्फ और सिर्फ हम ही प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इस बैच को आपको ज्वाइन करना है तो प्ले स्टोर पे जाना, एजुकेशन मसाला ऐप को डाउनलोड करना। 1 लाख से भी अधिक स्टूडेंट हमारे साथ में है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन की बात आती है, लिखा है द मोस्ट कॉमनली यूज माइक्रोस्कोप। कौन सा मोस्ट कॉमनली यूज किया जाने वाला माइक्रोस्कोप है क्लिनिकल लेबोरेटरी में। ठीक है, कौन सा माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है। ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दूसरा ऑप्शन है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, तीसरा है फेज कंट्रास्ट और चौथा है लाइट। ठीक, देखिए सबसे पहले तो ये बात आती है कि जो माइक्रोस्कोप है उसकी खोज किसने की। तो ये आप जानते हैं कि माइक्रोस्कोप की खोज
उन्होंने की, हर जगह इसको लेकर चले गए और हर कुछ देख डाला। तो ये थे आपके एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की खोज की। ठीक है, अब बात आती है किनकी, बात आई है, देखिए सबसे पहले लिखा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो डिस्कवरी है किसने की, वो डिस्कवरी की थी अर्नेस्ट रस्का ने। डिस्कवरी मेरे भाई की थी अर्नेस्ट रस्का ने। ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये रिवील कर सकता है क्या, क्या क्या रिवील कर सकता है। ये तो सबसे पहली बात है, ये लाइट माइक्रोस्कोप से बेस्ट है। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप से क्या है, इसका बेटर रेजोल्यूशन पावर है। बेटर रेजोल्यूशन पावर देन लाइट माइक्रोस्कोप। दूसरी बात यह है कि जो इसमें एग्जाम में पूछा जाने वाला है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप मेरे भाई आप डिटेल में जो है रिवील कर सकते हो जो फ्लैजला है उस और फिम्बरी है। ठीक है, डिटेल ऑफ फ्लैजला एंड फिम्बरी। अब बात आती है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप की। देखो नाम ही है डार्क फील्ड, भूलना मत, दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हैं जो आपके लिए, डार्क फील्ड लिखा हुआ है, यानी फील्ड का मतलब क्या होता है, बैकग्राउंड। फील्ड का मतलब क्या है, ये जो मैदान है मान लो, तो डार्क फील्ड कह रहे हैं, तो यहां पर जो है, यहां पर जो आपका बैकग्राउंड है वो डार्क रहेगा, डार्क बैकग्राउंड, और आपका क्या रहेगा, ब्राइट आपका जो है ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, डार्क बैकग्राउंड, ब्राइट आपका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इतनी बात आई। अब दूसरी बात क्या लिखी हुई है, इतना ही आपसे पूछा जाएगा, जैसे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप है तो डार्क बैकग्राउंड होगा, और जब बैकग्राउंड डार्क है तो उस पर जो इमेज बन रही होगी, जो ऑब्जेक्ट होगा वो ब्राइट रहेगा। ठीक, फेज कंट्रास्ट की बात करो, फेज कंट्रास्ट में आप देखोगे, पहली तो बात इसके नाम में ही कंट्रास्ट है, तो यहां पर कंट्रास्ट क्या होगा, इनहेंस होगा, कंट्रास्ट इनहेंस, अच्छा रहेगा। अभी आप फोटो डालते हो ना तो कहते हो थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ा दो अच्छा दिखने लगे, तो इसमें कंट्रास्ट क्या रहेगा, अच्छा रहता है। और एग्जाम का जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जो अनस्टेन सेल है उसको देखने के लिए हम फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, तो अनस्टेन सेल के लिए हम लोग यूज करते हैं फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। अब बात आती है किसकी, लाइट माइक्रोस्कोप की। लाइट माइक्रोस्कोप कहें या फिर आर बोलते हैं ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। अब डार्क फील्ड वाली जब मैंने बात बताई है तो ये भी आप समझ जाओ कि ब्राइट फील्ड है, इसका मतलब क्या होगा, ब्राइट फील्ड जब है तो इसका मतलब क्या है, फील्ड कैसी होगी, यानी बैकग्राउंड कैसा होगा, बैकग्राउंड आपका कैसा होगा, ब्राइट होगा, और ऑब्जेक्ट आपका कैसा होगा, डार्क होगा, या इमेज बोले कैसी होगी, वो आपकी डार्क होगी। समझ में आया कि नहीं, चारों चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉन, डार्क फील्ड, फेज कंट्रास्ट और लाइट माइक्रोस्कोप। यहां से क्या पूछा गया था कि मोस्ट कॉमनली, तो मोस्ट कॉमनली डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लाइट माइक्रोस्कोप जो है या फिर ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप आपकी यूज की जाती है मोस्ट कॉमनली। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन की बात करते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हो तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है ए रिफ्रैक्टोमीटर, ए रिफ्रैक्टोमीटर, ठीक है, ये रिफ्रैक्टोमीटर है, इसका प्रयोग करते हैं टू टेस्ट, किसके लिए किया जाता है, हीमोग्लोबिन इन यूरिन, यूरिन में अगर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उसके पता लगाने के लिए करते हैं, यूरिन की ऑस्मोलरिटी के लिए, ऑस्मोलरिटी के लिए, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए, इसके लिए किया जाता है, या फिर यूरोबिलोजन इन यूरिन, किसके लिए करते हैं। देखो एक एक ऑप्शन को समझते हैं, हीमोग्लोबिन इन यूरिन, अगर यूरिन में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिनो यूरिया। इतनी बात समझ में आई। अभी एक यहां पर कंफ्यूजन आपको आ सकता है, कह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन है, एक बात आती है अगर यूरिन में ब्लड प्रेजेंट है, ठीक है, ब्लड इन यूरिन,
अगर यूरिन में ब्लड प्रेजेंट है तो आप क्या कहते हो, उसको बोलते हो हिमेचूरिया। ठीक, ये बात है, दोनों में आपको यहां पर चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़िएगा। अब रिफ्रैक्टोमीटर की बात आती है। रिफ्रैक्टोमीटर क्या होता है? रिफ्रैक्टोमीटर मेरे भाई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग क्या है, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी पता लगाते हैं। जब मैंने यूरिन वाली क्लास कराई है या फिर मैंने कहीं पर भी क्वेश्चन आया, मैंने दो चीज आपको बताई है। एक तो आपका जो है रिफ्रैक्टोमीटर बताया है और दूसरा बताया है यूरिनोमीटर। क्या बताया है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हम लोग दो चीज यूज करते हैं। एक होता है यूरिनोमीटर, जो कॉमनली इसको आप पढ़ते हैं, और दूसरा होता है रिफ्रैक्टोमीटर। ये किसके लिए किया जाता है, यूज करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब बात आती है यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी की। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की कितनी होती है, तो वो होती है 1.003 से लेकर 1.030। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? तो यहां से इतना आप जान गए हैं कि यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी का पता लगाने के लिए यूरिनोमीटर और रिफ्रैक्टोमीटर यूज करते हैं, और स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.003 से लेकर 1.030 तक। एक ऑप्शन यहां पर लिखा हुआ है यूरोबिलोजन इन यूरिन। यूरिन में अगर यूरोबिलोजन प्रेजेंट है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट करेंगे मेरे भाई? अगर यूरोबिलोजन प्रेजेंट है यूरिन में तो हम करते हैं इलरिच टेस्ट। कौन सा करते हैं? इलरिच टेस्ट। और टेस्ट से एग्जाम में क्वेश्चन, कोई सा भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिससे क्वेश्चन आया ना हो, 110% आता ही है। तो आओ यहां पर टेस्ट से कर लेते हैं। एक टेस्ट होता है हेज टेस्ट। कौन सा होता है? हेज टेस्ट होता है। हेज टेस्ट किसके लिए करते हैं ये बताइए? हेज टेस्ट जो है मेरे भाई वो किया जाता है बाइल साल्ट के लिए। अगर यूरिन में बाइल साल्ट प्रेजेंट है तो उसके लिए हेज टेस्ट करेंगे। दूसरा मैंने आपको बता दिया यूरोबिलोजन के लिए इल्लिस टेस्ट करते हैं। तीसरा आप बताइएगा जो फाउचेस टेस्ट है। फाउचेस टेस्ट हो गया, एंड एक और टेस्ट होता है फोम टेस्ट। फाउचेस टेस्ट और जो फोम टेस्ट है वो मेरे भाई किसके लिए किए जाते हैं? वो आपके किए जाते हैं बाइल पिगमेंट के लिए। किसके लिए? अगर बाइल पिगमेंट है उसका पता लगाने के लिए फाउचेस टेस्ट और फोम टेस्ट करते हैं। ठीक, इतनी बात हो गई। यहां से हेज टेस्ट हो गया, आपका इल्लिस टेस्ट हो गया, फाउचेस टेस्ट हो गया, फोम टेस्ट हो गया। अब अच्छा, ब्लड है यूरिन में प्रेजेंट है, उसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? उसके लिए दो टेस्ट होते हैं आपका। एक तो होता है बेंजीडीन टेस्ट, बेंजीडीन टेस्ट उसके लिए करते हैं। दूसरा एक होता है आर्थोटोलिडीन। आर्थोटोलिडीन टेस्ट। ठीक, ये दो टेस्ट किए जाते हैं अगर ब्लड में यूरिन प्रेजेंट है, अरे सॉरी, यूरिन में अगर ब्लड प्रेजेंट है तो आप बेंजीडीन टेस्ट या फिर आर्थोटोलिडीन टेस्ट करेंगे। ठीक, इतनी बात यहां से हो गई है। आगे बढ़ते हैं। आई होप इतनी आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है आपका ए माइक्रोबायोलॉजी ट्रांसपोर्ट मीडियम। बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा गया है कि जो माइक्रोबायोलॉजी है उसमें ट्रांसपोर्ट जो मीडियम होता है, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट आपका मीडियम होता है विल कंटेन क्या रखता है? एक्टिवेटेड चारकोल रखता है। ये जो एक्टिवेटेड चारकोल है ये प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया की डेथ को, डेथ होने से रोकता है। दूसरा लिखा है हेल्प करता है स्टेनिंग प्रोसेस में, टू एब्जॉर्ब टॉक्सिक सब्सटेंस, जो उसका टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको एब्जॉर्ब करने में, या फिर टू कीप अ न्यूट्रल, न्यूट्रल रखने में। सबसे पहले तो हमें ये आप बताइएगा कि जो आपका मेरे भाई ये आपका ट्रांसपोर्ट मीडियम है उसका यूज क्यों करते हैं? जो हमारा स्पेसिमेन है उसको हमें ट्रांसपोर्ट कराना है तो हम यूज करते हैं कि ट्रांसपोर्ट मीडिया। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज करते हैं। अब ये जो ट्रांसपोर्ट मीडिया है ये क्या करता है? ये जो है, जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको वाइबल कंडीशन में रखता है, यानी जीवित रहे। ठीक है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं मेंटेन वाइबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वाइबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मेंटेन रखता है। उसके साथ साथ क्या करता है? उसके साथ साथ ये करता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो ना करे, यानी मल्टीप्लाई ना कर पाए। ठीक है, तो यहां पर डोंट अलाउ देम टू मल्टीप्लाई, उनको मल्टीप्लाई करने नहीं देता। ठीक है, इतनी बात हो गई।
ये तो बात हो गई ट्रांसपोर्ट मीडिया की। जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है ये टू एब्जॉर्ब द टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है, ये क्या करता है, ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको एब्जॉर्ब करता है, या फिर यहां पर यूं कह सकते हैं हम कि टू न्यूट्रलाइज इनहिबिटर्स। जो इनहिबिटर्स हैं उनको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, जो ये एक्टिवेटेड चारकोल होता है। अब यहां से इस क्वेश्चन से एक और हम चीज समझ लेते हैं कि किसके लिए कौन सी मीडिया यूज की जाती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि आपका जो है पाइक्स मीडिया किसके लिए यूज करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस के लिए यूज किया जाता है, ऐसे एमाइस मीडिया किसके लिए यूज करते हैं, उनकी अगर बात करें तो यहां पर आइए देखते हैं। सबसे पहले बात आती है स्ट्रेप्टोकोकस की। स्ट्रेप्टोकोकस के लिए हम लोग यूज करते हैं पाइक्स मीडिया। ठीक है, फिर आप बताइए निजेरिया के लिए अगर आपसे पूछे, निजेरिया के लिए यूज किया जाता है एमाइस मीडिया। एक और होता है स्टाउट्स मीडिया, स्टाउट्स मीडिया। फिर बात आती है स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, निजेरिया हो गया, और बताइए विब्रियो। विब्रियो के लिए, विब्रियो के लिए वी से याद रखना, विब्रियो वीआर मीडिया, वेंकटे रामन राधाकृष्णन मीडिया होता है। फिर आता है इसमें कैरी ब्लेयर मीडिया। ठीक, इतनी बात हुई। आइए आगे चलते हैं। एक और है आपका विब्रियो हो गया, निजेरिया हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया। इसके बाद में आपका आता है सिजेला एंड साल्मोनेला। सिजेला एंड साल्मोनेला के लिए हम लोग यूज करते हैं आपका बफर्ड ग्लिसरॉल सैलाइन। ठीक है, बफर्ड ग्लिसरॉल सैलाइन। यहां से ये मीडिया आपसे पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक, इसके बाद में जो मीडिया है कई प्रकार के होते हैं, सिंपल मीडिया होता है, बेसल मीडिया होता है, और आपके स्पेशल टाइप के मीडिया होते हैं। उनमें अगर बात करें तो हमें बताइएगा इनरिच्ड मीडिया। इनरिच्ड मीडिया के एग्जाम्पल क्या होंगे? इनरिच्ड मीडिया के एग्जाम्पल की जब भी बात आएगी तो आप बताओगे ब्लड अगार हो गया, आपका जो है चॉकलेट अगार हो गया, ये आपके कैसे हैं, इनरिच मीडिया है। ठीक, वहीं अगर आपसे पूछा जाए इनरिचमेंट मीडिया, इनरिचमेंट मीडिया में जैसे ही आप आते हो तो आप बताते हो इनरिचमेंट मीडिया में आपका हो गया एल्कलाइन पेप्टोन वाटर, सेलेटाइन एफ ब्रॉथ, टेट्राथायोनेट ब्रॉथ, एक और बात आती है मीडिया की, और है आपका डिफरेंशियल मीडिया। डिफरेंशियल मीडिया आपका डिफरेंशियल मीडिया होता है मैकोंग की अगार। कौन सा? मैकोंग की अगार। ठीक है, यहां से आपके मीडिया हो गए, यहां से आपका ट्रांसपोर्ट मीडिया हो गया, किसके लिए कौन सा मीडिया यूज किया जाता है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छा लग रहा हो, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक करते रहिएगा और दूसरों को भेजते रहिएगा। बात आती है द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन सा होता है? ये आपका जो है एमपी ग्रुप 5 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, वहां पर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और आपके आरआरबी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन सा है जो सबको अपने में घोल ले। वो होता है मेरे भाई वाटर, पानी, सार्वभौमिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है विच यूनिट इज द स्मॉलेस्ट। यहां पर चार जो है यहां पर यूनिट दी गई है, इनमें से पूछा गया है चारों में से कौन सबसे छोटा है। पढ़िएगा, लिखा है नैनो एंड मीटर, ठीक है, नैनोकार हो गई, आपका मीटर लिखा हुआ है, फिर आपका लिखा हुआ मिलीमीटर एंड फिर लिखा हुआ माइक्रोमीटर। देखिए बात आती है मीटर की, तो हम इसको मान लेते हैं ये हो गया आपका मीटर, ठीक। अब बात करते हैं एक मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो एक मीटर में 10⁻³ आपके मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। मिली के बाद में आता है माइक्रो। अब एक मिलीमीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं, वो आपके होते हैं 10⁻6 माइक्रोमीटर। माइक्रो के बाद में आता है नैनो। अब नैनो कार पे जब आप आओगे तो 10⁻⁹ मीटर हो गए। तो यहां से आप देखो सबसे छोटा कौन है, पावर आपकी देखोगे -9 में आ रही है, यानी ए ऑप्शन आपका मेरे भाई क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है ब्लड पासिंग थ्रू द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, खून जो है ब्लड है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से पास हो रहा है, वुड नेक्स्ट इंटर द, फिर उसके बाद में किस में इंटर करता है, ये ऐसा बता रहे हैं। आओ देखो, आपका दिल यहां पर बनाया जाता है, आइए ये आपका दिल बन चुका है, थोड़ा सा चीजें आपको समझ में आए, चीजें आपको याद रह जाएं, ऐसा आप चीज समझिएगा, वही अच्छा रहता है, ठीक है। ऐसे देखिए, अभी बात आती है आपकी यहां से, ये आपका जो है इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, ये सारा का सारा जो ब्लड है, देखना यहां से इंफीरियर वेना कावा हो, सुपीरियर हो गया, ये इंफीरियर हो गया, ये यहां से पूरा पीछे से ब्लड होते हुए आपका सबसे पहले किस में आता है, ये आता है आपका राइट एट्रियम में, ठीक, किस में आता है, राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम के बाद में ये आपका होता है राइट वेंट्रिकल में। दो एट्रिया होते हैं, दो वेंट्रिकल होते हैं, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, सभी को पता है। राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, फिर राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो आपका मेरे भाई कहाँ जाता है, वो आपका जाता है यहां से, इतना सा डायग्राम आप हटाओगे, इसको बैक कर दो, यहां से अंदर वाला ये सेक्शन आप हटा देना, यहां से ऐसे देखना, ठीक, यहां से ये आपका चला जाता है लंग्स के पास में, किसके पास में, लंग्स के पास में जाता है, और जो ये लंग्स के पास में जाता है ये होती है पल्मोनरी आर्टरी। कौन होती है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के बाद में जो ब्लड है वो लंग्स के पास में साफ होकर यहां से ऐसे और ऐसे ये एंट्री मारता है इसमें, ठीक। ये जो एंट्री मार रहा है ये है आपकी पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के थ्रू ये आपका मेरे भाई क्या है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जो है ये आपका आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जब मेरे भाई ब्लड आ जाता है, तो यहां से आप देखोगे इसके थ्रू ये आपकी होती है एओर्टा, तो एओर्टा के थ्रू यहां से होल बॉडी में ब्लड चला जाता है, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आई। तो यहां से ये कह रहे हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद में किस में जाता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद में एओर्टा के थ्रू होल बॉडी में चला जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल तो सबसे लास्ट में ब्लड आता है, और यहीं से जो है आपका प्योर ब्लड होल बॉडी में पहुंच जाता है एओर्टा के थ्रू, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखिएगा क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे, क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे कि जो राइट एट्रिया है, जो राइट वेंट्रिकल है, उसके बीच में कौन सा वाल्व होता है, ठीक। तो अब आप बताइएगा, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल में जो वाल्व होता है, ये वाल्व होता है मेरे भाई ट्राइकैस्पिड। ट्राइकैस्पिड होता है, कैसे याद रखोगे, हर बार भूल जाते हो, ये याद रखना 32 से, ऐसे याद रखना 32, और 32 जब आप याद रखोगे तो इधर होता है ट्राइकैस्पिड, इधर होता है बाइकैस्पिड, ठीक है। ये तो हो गई आपकी बात, बाइकैस्पिड और ट्राइकैस्पिड। तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि जो लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है आपका, वो है यहां से बाइकैस्पिड। अब थोड़ा सा एग्जामिनर क्या करता है, चालाकी करता है, चालाकी ये करता है, बाइकैस्पिड का एक दूसरा नाम भी होता है, इस बाइकैस्पिड को आर कहते हैं, यानी दूसरा नाम होता है, इसको बोलते हैं मिट्रल वाल्व। क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल्व बोलते हैं, इसको भी ध्यान रखना, ठीक। इतनी बात हो गई। इसके अलावा अगर आपसे पूछे जाए कि जो हार्ट में साउंड होती है वो दो होती हैं, एक होता है लब और दूसरी होती है डब। कौन सी होती है, एक होती है लब और दूसरी होती है डब।
ये जो लब की साउंड आती है वो किससे आती है मेरे भाई? लब की जो साउंड आती है आपको दरवाजे जब बंद होते हैं तभी तो साउंड आती है। दरवाजा जब बंद होता है तेजी से तभी साउंड आती है। तो यानी जो आपके ट्राइक एस्पिड वाल्व और जो बाइक एस्पिड वाल्व जो बंद होते हैं तो हमारी लब की साउंड आती है। यानी ट्राइक एस्पिड एंड बाइक एस्पिड के क्लोजर होने से, बंद होने से आवाज आती है। ठीक है। उसके बाद में आप देखो कि ये जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल जो है ये ब्लड को क्या करता है? पंप करता है किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी में। ये कहां जाता है? लंग्स में जाता है। अब देखो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ब्लड को पंप करता है, अयोर्टा के थ्रू होल बॉडी में चला जाता है। तो यहां पर भी तो वॉल्व होते हैं, यहां पर मेरे भाई सेमिनूलर वॉल्व होते हैं। तो जो डब की साउंड है वो सेमिनूलर वॉल्व के बंद होने से आती है, होने से डब की साउंड आती है। तो लब और डब की साउंड आ गई, आपको पता चल गई। अब देखो एक क्वेश्चन और आता है। क्वेश्चन ये आता है, यहां पर देख रहे हो कि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड जा रहा है लंग्स में, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। और इसमें कैसा ब्लड है? कैसा ब्लड है? गंदा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आप कहोगे कि पल्मोनरी आर्टरी में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्योंकि आप देखोगे आर्टरी में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसमें क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जनरली आर्टरी में। ठीक, अब यहां पर देखो पल्मोनरी वेन में कैसा आ रहा है? लंग्स से प्योर होकर, यानी ऑक्सीजन मिल गई है उसको। तो यहां से ये कहोगे कि पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जिसमें आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ये क्वेश्चन कुछ है आपके, इससे पूछे जा सकते थे, मैंने आपको बता दिया ह्यूमन एनाटॉमी से क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, एक और चीज है यहां पर छूट रही है। पेसमेकर ऑफ हार्ट किसको कहते हैं? यहां पर एक नोड होता है जिसको बोलते हैं एसए नोड। क्या बोलते हैं? एसए नोड बोलते हैं। यहां लिख देता हूं पेसमेकर ऑफ हार्ट। पेसमेकर ऑफ हार्ट अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? एसए नोड बताएंगे, साइनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड, पेसमेकर ऑफ हार्ट। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? ऐसे रिवाइज करा दूंगा सब कुछ। अब मैराथन आपकी आएंगी, बड़ी बड़ी क्लासेस रहेंगी 3-3 घंटे की, पूरा का पूरा आपका रिवीजन करा देंगे पैथो, ये वादा है आपसे। मैंने आपको एक प्लेलिस्ट दी है जिसमें 40 क्लासेस हैं, जिससे मैं आपसे रोज कहता हूं कि उन 2-3 क्लासेस को आप डेली करिएगा। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। एमपी ग्रुप 5 में 50 क्वेश्चन आपको मैंने दिखा रखा है, स्लाइड भी लगा रखी है, स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है कि यहां से क्वेश्चन इस क्लास से पूछा गया है, वो आप देख सकते हो। फिर भी अगर आपकी आंख नहीं खुल रही है तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, कहां से पढ़ेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज सुबह 10 बजे आपके 40-45 क्वेश्चन आपके एप्लीकेशन जो एजुकेशन मसाला है उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं। 500-600-700 बच्चे उसको डेली दे रहे हैं। आपको भी अगर मन करता है तो आप दीजिएगा, आपको मेरे भाई उससे जो है आपका स्कोर बूस्ट होगा, बिल्ड होगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ वाटर इज मोस्ट केमिकली प्योर। ये भी आपका देखो एमपी ग्रुप 5 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आरआरबी का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन उसमें भी आते हैं। पूछ रहे हैं कि कौन से टाइप का जो पानी है वो मोस्ट केमिकली प्योर होता है। अब ये कहोगे आप लेबोरेटरी में इसका क्या क्वेश्चन का काम है? मेरे भाई काम है, क्यों नहीं काम है? कि लैब में आप जो है डिस्टिल वाटर यूज करते हो, आप तो उसी पर ये पूछा जा रहा है कि टैप वाटर क्यों नहीं यूज कर रहे हो, स्प्रिंग वाटर क्यों नहीं यूज कर रहे हो, डिस्टिल क्यों यूज कर रहे हो, कैसा यूज करते हो। तो इसीलिए पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ वाटर इज मोस्ट केमिकली प्योर। पहला तो लिखा है टैप वाटर। टैप वाटर की बात करोगे, नल के पानी है, या आपका जो है ये जो है वाटर सप्लाई घर की होती है उसकी हो गया। उसमें आप जानते हो कि क्लोरीन मिलाई जाती है और उसमें कई सारे मिनरल्स रहते हैं, तो ये केमिकली प्योर नहीं है। ठीक, ये भी केमिकली प्योर नहीं है। दूसरा लिखा है स्प्रिंग वाटर। अब स्प्रिंग वाटर की जब बात करते हो तो स्प्रिंग वाटर में भी आप देखते हो कि जब ये नदियों झरनों से जो है पानी आता है, ऊपर से आता है, हिमालय से आता है, तो उसमें आप देख रहे हो कि उसमें भी नेचुरली जो है उसमें भी मिनरल्स जो है सारी चीजें ऐड हो जाती हैं। ठीक, आपने देखा होगा वेदिका का प्रचार जो वाटर की है, पानी की बोतल,
यानी पानी जो है वो बेचते हैं, 60 रुपए की एक बोतल आती है, जिसमें जो है वो कहते हैं कि हमारा स्प्रिंग वाटर है, ठीक। तो वो भी, उसमें भी मिनरल्स एडेड हैं, ठीक है। तो ये भी मेरे भाई क्या है, ये हम कह सकते हैं कि ये आपका स्प्रिंग वाटर है, झरने का पानी, ठीक। ठीक है। अब बात आती है डिस्टिल वाटर की। मेरे भाई हम लोग लैब में डिस्टिल वाटर ही यूज करते हैं। हम डिस्टिल वाटर क्या है, डिस्टिल वाटर में ये होता है कि जो पानी है, जो आपका वाटर है, उसको आप क्या करते हैं, हीट करते हैं, हीट कहते हैं बॉईल करते हैं। बॉईल करने पर जो स्टीम है, भाप निकल रही है, उसको हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, उसको देन उसके बाद में ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद में हमें जो है कंडेंस यानी डिस्टिल वाटर मिल जाता है, ये मिल जाता है। और जो ये भाप और नीचे आपका जो मिनरल्स है, वो सारी चीजें यहाँ पर जब बॉईल कर रहे होते हैं तो यहीं पर आपके मिनरल और साल्ट जो है वो सब यहीं पर आपके रह जाते हैं, ये आपके नीचे ही रह जाते हैं। तो केमिकली प्योर जो है आपका डिस्टिल वाटर मिलता है। इससे सी ऑप्शन आपका मेरे भाई क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, हाउ मच 5% HCl, कितना 5% HCl की मात्रा रिक्वायर होगी बनाने के लिए टू मेक 500 ml ऑफ 2% सोल्यूशन। ऐसे क्वेश्चन आपके आरआरबी में मैं आपसे कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन हैं, आपके लैब से ही रिलेटेड है। बेहतरीन क्वेश्चन है, लिखा है कितना, हाउ मच 5% HCl, कितना 5% HCl की आवश्यकता होगी बनाने के लिए 500 ml 2% सोल्यूशन। जब ऐसे क्वेश्चन दिए गए हो जहां पर 3 आपको वैल्यू दी रखी हो, एक नहीं पता हो, यानी हमें इतना लिया जाए, इतना बनाया जाए, कितना लेंगे, इतना बन जाए, इतना बन जाए, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक फार्मूला है C1V1 इक्वल टू C2V2, ठीक, ये लगाना। जैसे ही इसको लगाओगे तो देखो कंसंट्रेशन क्या है, पहले कह रहे हैं 5% HCl, 5% HCl, ठीक है, 5 लिखो यहां पर, C1 कंसंट्रेशन कितना 5, वैल्यूम हमें नहीं पता है, वही हमसे पूछ रहे हैं कितना रिक्वायर होगा, कितना रिक्वायर होगा, तो यानी हमें V1 नहीं पता है, वैल्यूम नहीं पता है। C2 कह रहे हैं कि मेक बन रहा है 500 ml ऑफ 2%, यानी कंसंट्रेशन कितनी है 2%, वॉल्यूम कितना है 500 ml, तो ये लिख दिया। उसके बाद में V1 ये आपका 1000 हो जाएगा, आप जो है इसको 5 से भाग करोगे, ये आपका 200 आ जाएगा, ठीक, 200 ml में दिया गया आंसर, ml में भी था, तो यहां से हम बता सकते हैं, सॉरी, यहां से हम बता सकते हैं कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 200 ml की रिक्वायर होगी 5% HCl की, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बेहतरीन, आगे बढ़ जाऊं। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट, हमें बताना है कि कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है रिगार्डिंग 24 आवर यूरिन कलेक्शन। 24 आवर यूरिन कलेक्शन में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, लिखा है टेस्ट इज डन इन केमिस्ट्री, ए ऑप्शन। दूसरा है ए प्रिजर्वेटिव मे बी यूज फॉर द सम टेस्ट, ठीक है। तीसरा है कलेक्शन ड्यूरिंग द नाइट आर डिस्कार्डेड, ठीक। अब यहीं से आप पकड़ सकते हो, क्या कह रहे हैं, लिखा है कलेक्शन ड्यूरिंग द नाइट, नाइट के दौरान हम जो है उसको डिस्कार्ड कर देंगे। अब यही बात जैसे आपको समझ में आई, डिस्कार्ड वाली यहां से तुरंत काट देते इसको कि यही ऑप्शन गलत है और यही हमसे पूछा गया। फिर लिखा है द फर्स्ट टाइम स्पेसिमेन इज डिस्कार्डेड। अब इसको बहुत बेहतरीन तरीके से ये समझो, हमें क्या है 24 आवर यूरिन को कलेक्ट करना है, 24 आवर 24 घंटे का, ठीक है। अब 24 घंटे कलेक्शन करने का जो प्रोसेस है, यानी हम अगर आज 8 AM से शुरुआत करते हैं तो नेक्स्ट 8 AM पर आप बंद करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है। तो ये हो गया 24 आवर्स। अगले, अब देखो, अब बात आती है जो ये 8 AM है आज का, आज से सुबह 8 बजे, जैसे आप सुबह 8 बजे उठते हैं, आप कहें आज से शुरुआत करेंगे, तो आपने अब ये आपको समझाना है किसको, पेशेंट को, कि 24 आवर्स यूरिन लेकर आइएगा, उससे कह देंगे आप कि 8 बजे, सुबह 8 बजे से जो है यूरिन कलेक्ट करना शुरू कीजिए और कल तक 8 बजे तक सुबह कलेक्ट करके उसका ले आइए। इतना आपने उसको बता दिया, ये क्या वो सही समझ गया, नहीं समझ पाया, आप खुद इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर उससे आप बोलेंगे कि मॉर्निंग 8 AM से अगर आप शुरुआत करेंगे, तो यानी सुबह मान लीजिए वो 8 बजे उठता है, 8 बजे उठेगा, तुरंत जो है यूरिन जो है डिस्कार्ड करेगा, वही उसको जो है यूरिनेट कर देगा और सैंपल में उसको कलेक्ट कर लेगा, ठीक, और कंटेनर में उसको क्या करेगा, कलेक्ट कर लेगा। ये सही प्रोसेस है? नहीं मेरे भाई, ये गलत हो गया।
8 बजे उठता है तो उसको 8 बजे क्या करना है, ब्लैडर को डिस्कार्ड करना है, ब्लैडर उसको क्या करना है, खाली करवाना है, ब्लैडर खाली करवाना है। और जैसे ही आप जितने टाइम पर ब्लैडर खाली कराते हैं, जैसे 8 बजे ही खाली कराते हैं एग्जैक्ट, वैसे ही आप टाइम डाल देंगे 8 बजे का, ठीक, या 7 बजे जो भी टाइम है वो डाल देंगे। 7 बजे का टाइम डालेंगे। अब नेक्स्ट 8 AM पर, नेक्स्ट डे 8 AM पर जब आएंगे तो उस 8 AM वाली की मॉर्निंग की जो आपकी यूरिन है उसको जो है इसी में आप कलेक्ट करेंगे। बात समझ पा रहे हो? अगर हम ऐसा नहीं करते, इस ब्लैडर को खाली नहीं करवाते, तो ये किस दिन की थी, जैसे आज उठे और इसको ही अगर जो है सैंपल में हमने जो है कलेक्ट कर लिया, तो ये तो मेरे भाई कल 10 बजे मैं सोया था, 11 बजे मान लीजिए पेशेंट सोया था, अब 11 बजे से यूरिन कलेक्ट हो रही थी उसकी, और आपने 11 बजे की यूरिन कलेक्ट हो रही थी, होती होते सुबह 8 बजे तक वाला जो है आपने सैंपल उसमें डाल लिया, तो ये 24 वॉल्यूम भी गड़बड़ हो गया, फिर उसमें प्रोटीन जितने भी टेस्ट लगाओगे सब गड़बड़ आ जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखना कि 8 AM पर जब उठोगे तो फर्स्ट में जो है सबसे पहला उसको ब्लैडर को खाली करोगे, जैसे ही ब्लैडर खाली होगा तुरंत आप टाइम डालोगे, उस टाइम से नेक्स्ट टाइम ड्यूरेशन तक का हम जो है सैंपल को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। वही लिखा है फर्स्ट टाइम स्पेसिमेन इज डिस्कार्डेड, मेरे भाई हाँ, फर्स्ट टाइम स्पेसिमेन को डिस्कार्ड करते हैं, एकदम सही बात है। प्रिजर्वेटिव में भी यूज फॉर सम टेस्ट, हाँ प्रिजर्वेटिव भी यूज करते हैं सम टेस्ट के लिए, जैसे आपका HCl हो गया ये यूज किया जाता है, थाइमॉल हो गया ये भी यूज किया जाता है, ठीक, इनको क्या करते हैं, यूज करते हैं। फिर लिखा है टेस्टिंग डन इज केमिस्ट्री, हाँ भैया प्रोटीन वोटीन लगाते हैं केमिस्ट्री में ही करते हैं, तो यहां से कलेक्शन ड्यूरिंग द नाइट डिस्कार्ड नहीं करते हैं। एक बात आपको ये इंपॉर्टेंट समझ में आई, आगे बढ़ता हूं, आगे चलिए। क्वेश्चन आता है क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट, जो आपका क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट जो है इज डन, किसके लिए किया जाता है, पूछा गया है ऑन 24 आवर्स यूरिन ओनली, लिखा है गलत है, 24 आवर्स यूरिन नहीं लिखा है, ऑन सीरम ओनली ये भी गलत है, लिखा है ऑन सीरम ड्रॉ 3 डेज बिफोर कलेक्शन ऑफ 24 आवर, ये भी गलत लिखा हुआ है। चौथी बात आती है टू डिटरमाइन द किडनी फंक्शन, राइट बात लिखी हुई है। क्लिटरिन क्लियरेंस जो टेस्ट है वो हमने जब किडनी वाला पढ़ा था, किडनी फंक्शन टेस्ट, उसमें हमने बताया था कि ये मेरे भाई ग्लोमेरुलस फंक्शन को, ग्लोमेरुलस फंक्शन कैसा काम कर रहा है, सही काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, उसके लिए हम लोग करते हैं क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट। यहां से GFR का पता लगाते हैं कि ये जो ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है किडनी का पहला वाला, ये पार्ट जो है आपका यहां पर, ये वाला पार्ट जो था इसका हम लोग पता लगाने के लिए करते थे, ठीक, ये वाला पार्ट किडनी का सही काम कर रहा है कि नहीं। यही आपसे पूछा जाए कि किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या थी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है आपसे पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे, आप बोलेंगे मेरे भाई कि नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन होता है, ठीक, इतनी बात हो गई। इसके लिए सैंपल की बात क्या करें, तो यहां पर सैंपल में जो हम लोग जब टेस्ट लगाते हैं तो दोनों चीजों की जरूरत होती है, एक तो जो है यूरिन भी हमें चाहिए और दूसरा जो है ब्लड सैंपल भी चाहिए, ठीक है, ठीक, तो यूरिन और ब्लड सैंपल दोनों चाहिए, तब हम लोग करते हैं। और ब्लड सैंपल में हम लोग क्या है, हमको चाहिए होता है सीरम, ठीक, हम लोग सीरम सेपरेट करते हैं और देन उसके बाद में उसमें क्रिएटिनिन पता लगाते हैं, और यूरिन में क्रिएटिनिन जो है आपका कितना यूरिन बाहर निकल के आया, पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया है कि क्रिएटिनिन क्लियरेंस कैसे निकालते हैं। अगर आपको पूछा जाए, ये भी पूछा जा सकता है क्रिएटिनिन क्लियरेंस होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के लिए, आपका देखने के लिए क्रिएटिनिन क्लियरेंस होता है, यूरिया क्लियरेंस होता है, इनुलिन क्लियरेंस होता है, आइडियल कहें एकदम आइडियल, एकदम आइडियल पूछा जाए तो इनुलिन क्लियरेंस होता है, लेकिन बेस्ट किसको मानते हैं, क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट को बेस्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि इनुलिन क्या होता है, ना ही हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है ना ही हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, तो जितना हम डाल रहे हैं उतना बाहर निकल के आ जा रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि इनुलिन ये हमारा ग्लोमेरुलस सही है कि नहीं। लेकिन जो है इनुलिन में क्या होता है, इनुलिन हमको जो है इंट्रावेनसली उसको देना पड़ता है बॉडी में, तो ये सही बात नहीं है किसी टेस्ट को करने के लिए हम बॉडी में आईवी फ्लूइड आईवी जो है डालें और इनुलिन को हम अपनी बॉडी में डालें, तो ये ठीक नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पर क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट जो है बेस्ट टेस्ट माना जाता है ग्लोमेरुलस फंक्शन के लिए। बात आती है विच इज नॉट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, हमसे पूछा है नॉट, कौन सा पार्ट नहीं है किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का, बना लो भाई। ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी से आपका, चाहे आपका GPSS भी हो, चाहे आपका जो है मेरे भाई
बीएसएफ एएसआई का लैब टेक्नीशियन का एग्जाम आने को है उसका हो, चाहे आपका जो है एक और एग्जाम है, तो उनमें आप देखोगे 20-25 नंबर का स्पेशली आता है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहो तो पढ़ सकते हो, बैच में उसमें जो है क्लासेस हैं, चाहो तो वो पढ़ सकते हो। अभी इस एग्जाम के बाद में हम ह्यूमन एनाटॉमी कंप्लीट आपको करा देंगे ऑलरेडी। ठीक, तो यहां पर आओ देखो, ये आपकी क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन में देखो यहां से ही ऐसे ऐसे ये आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, यहां से कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, चलो नाम देखते हैं। सबसे पहले ये आपको दिख रही है संरचना, इसको बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषी जिसको बोलते हैं, कोई काम नहीं है। अगर इसमें कोई खाना या कुछ पार्टिकल फंस जाएगा तो क्या होगा, तो इसको काट कर निकालना पड़ेगा, दर्द होगा ठीक है, बेवजह का। अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में ये हमने बताया वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, इसको छोड़ दीजिए। सबसे पहला पार्ट है ये आप देख रहे हो, तो ये आपका होता है सीकम। ठीक, फिर ये आता है कॉलन, यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा क्या होता है, कॉलन होता है। अब इस कॉलन में जब ये आप देखोगे यहां से, देखो ये है ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, यहां पर लिखता हूं मैं, खाने के हिसाब से बताऊंगा तो बहुत बेहतरीन आपको समझ में आएगा। डियोडिनम, ठीक, ग्रहणी जिसको बोलते हैं। डियोडिनम के बाद में आपका जो है फूड आता है जेजुनम में। जेजुनम में सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है वो होता है इलियम। ठीक, अब देखो फूड आ रहा है, भोजन आया है आपका कहां से, भोजन आपका आया है यहां से ड्यूडेनम से होता हुआ, आपका आया जेजुनम में, जेजुनम से आपका मेरे भाई कहां आ गया, जेजुनम से आपका आ गया इलियम में। ठीक, इलियम से लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन आया सीकम में, सीकम से भोजन अब कहां जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। अब आप ऊपर की ओर जा रहा है तो ये कॉलन है, तो कॉलन में भी क्या होता है, ये असेंडिंग कॉलन है। ठीक, बढ़ता हुआ, इसके भी यहां पर लिखते हैं, यहां पर फूड क्या है, ऊपर की ओर चढ़ रहा है। फिर आप देखोगे फूड कैसा है, एक लीनियर लाइन में जा रहा है, तो ये क्या है, ये ट्रांसवर्स कोलन है। ठीक है, फिर देखो फूड कहां नीचे की तरफ आएगा, तो ये जो पार्ट है ये होता है आपका डिसेंडिंग कॉलन। फिर देखो ये एस शेप का ऐसे स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको बोलते हैं सिग्माइड कॉलन। क्या बोलते हैं, ये वाला होता है सिग्मॉइड कॉलन। फिर बात आती है ये रेक्टम होता है, यहां पर कुछ देर के लिए फीसेस स्टोर रहता है, और लास्ट वाला पार्ट होता है एनस, यहां से आप गुड मॉर्निंग हो जाती है। ठीक, तो भोजन ऐसे ट्रेवल करता हुआ जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें आपका सीकम, कोलन और आपका रेक्टम ये हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में डियोडेनम, जेजुनम और इलियम आते हैं। अब देखो नॉट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन में मेरे भाई देखो दूसरे नंबर पे ही लिखा है डियोडेनम। डियोडेनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। रेक्टम, सीकम और कोलन ये किसके पार्ट हैं, ये तीनों के तीनों मेरे भाई लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है। अब एक बात बताओ, लार्ज इंटेस्टाइन लिखा हुआ है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो है लार्ज इंटेस्टाइन का यहां पर लेंथ अगर आपसे पूछ दे तो आप बताओगे 1.5 मीटर, कितना, 1.5 मीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर आपसे जो है लेंथ पूछ दे, स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर आपसे लेंथ पूछ दे तो आप बताएंगे कितनी होती है, 6 मीटर, 6 मीटर लंबी होती है। नाम इसका स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए है क्योंकि इसका डायमीटर जो है कम होता है। लार्ज इंटेस्टाइन इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसका डायमीटर क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक, जो हमारी ड्यूडेनम होती है वो होती है सी शेप की, कैसी होती है, सी शेप की होती है। अब बात आई है डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में एक मैं आपको चीज बताता हूं, क्या बताता हूं, एक क्वेश्चन आता है कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है कहां से सिक्रीट होता है। एक क्वेश्चन आता है जो HCl होता है जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है किन सेल से निकलता है। तो यहां पर बात करते हैं HCl एंड कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। ये मेरे भाई फैक्टर, ये HCl और कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर जो है
वो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो पैराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल होती हैं, पैराइटल नाम कहें या फिर ऑक्जेंटिक सेल होती हैं, वो इसको सिक्रीट करती हैं। HCl आप जानते हैं कई काम में आता है हमारा, भोजन को सड़ने से बचाता है, भोजन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको मारने का काम करता है। लेकिन जो कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर है, ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, उसको पकड़ने में इसकी क्या करता है, मदद करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर जो हमारी पैराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, उनमें से निकलता है। उम्मीद करता हूं समझ में आया सब कुछ, आगे बढ़ू। क्वेश्चन है केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जो है केमिकल नेम क्या है, यहां पर फार्मूला लिखा गया है। तो ये होता है आपका क्लोराइड आयन, ये है आपका HCl, ये होता है CaOCl2, ये CaCl2 होता है, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है। आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन है विच इज यूज टू प्रिजर्व 24 आवर यूरिन फॉर इंडोक्राइन टेस्टिंग। अब देखो यहां पर क्वेश्चन आपका किससे आ गया है, प्रिजर्वेटिव से आ गया। मैंने आपको पीछे बताया था, अगर इंडोक्राइन की टेस्टिंग है, ठीक है, इंडोक्राइन टेस्टिंग हो रही है, 24 आवर्स यूरिन का सैंपल है, तो उसमें हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, उसमें मेरे भाई हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, HCl का प्रयोग करते हैं। जैसे ही यूरिनेशन यानी सैंपल कलेक्शन स्टार्ट किया जाता है, सबसे पहले ही हम HCl उसमें जो है डाल देते हैं। यहां पर कुछ प्रिजर्वेटिव की बात करते हैं, जैसे हम लोग किसकी बात करते हैं, पहला मैंने आपको बताया था कि आपका फॉर्मलिन होता है। तो जो फॉर्मलिन होता है इसको मिक्स करते हैं, ये प्रिजर्व रखता है पस सेल को। पस सेल को और RBC को, ठीक है। गुड फार कहें तो सेडिमेंट के लिए भी अच्छा रहता है, ठीक। फिर बात आती है फार्मलिन के बाद में एक आता, मैंने बताया था टॉल्वीन। टॉल्वीन, टॉल्वीन जो है ये क्या करता है, ये फ्लोट करता है ऑन द सरफेस ऑफ यूरिन। जो यूरिन की सरफेस होती है उस पर क्या करता है, फ्लोट करता है। इससे क्या होता है, जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को क्या करता है, प्रिजर्व करता है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अगर गुड आपसे पूछा जाए कि गुड प्रिजर्वेटिव कौन है, तो अच्छा प्रिजर्वेटिव अगर आपसे कहें यूरिन के लिए तो वो होता है थाइमोल। HCl मैंने आपको बता दिया इंडोक्राइनोलॉजी में इसका प्रयोग करते हैं। स्टार्टिंग में जब सैंपल कलेक्ट किया जाता है उससे पहले ही इसको क्या करते हैं, डाल लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ूं। क्वेश्चन है विच वेयर शुड स्टेरिलोमीटर स्ट्रिप बी पोजीशन। अब देखो ये आपका माइक्रोबायोलॉजी से पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो स्टेरिलाइजेशन टॉपिक है उससे पूछा गया क्वेश्चन है कि जो स्टेरिलोमीटर स्ट्रिप आती है उसका प्रयोग जो है कहां करते हैं। अब ये पूछ रहे पोजीशन क्या होती है। देखो एक स्ट्रिप होती है, ये चेक करती है कि जो स्टेरिलाइजेशन है वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके लिए ये स्ट्रिप जो है केमिकली ये आपकी क्या होती है, ये स्ट्रिप जो है आपकी केमिकली इंडिकेटर होती है। ठीक है, केमिकली इंडिकेटर होती है। अब इसको क्या करते हैं, इसको कहां पर रखते हैं, अगर आप वीडियो में देखेंगे तो जैसे ऑटोक्लेव हो गया मान लीजिए, इस ऑटोक्लेव में सबसे नीचे इस स्ट्रिप को, पेपर स्ट्रिप होता है उसको नीचे सबसे रख देते हैं। ठीक, केमिकल इंडिकेटर होता है, ये कहां पर रखा जाता है, यही पूछा गया है, ऑन द बॉटम सेल्फ, ऑन द बॉटम सेल्फ ऑफ ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव के बॉटम सेल्फ में इसको क्या करते हैं, रख देते हैं। ये तो केमिकल इंडिकेटर हो गया। ठीक है, अभी आपसे पूछा जा रहा है, जो अभी के रिसेंट में आप एग्जाम देखोगे एमसीआरई में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बायोलॉजिकल इंडिकेटर कौन है। बायोलॉजिकल इंडिकेटर, तो बायोलॉजिकल इंडिकेटर की जब बात आएगी तो जियोबैसिलस, स्पोर ऑफ जियोबैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस, थर्मोफिलस। ठीक है, ये मेरे भाई कहां कहां यूज हो सकता है, ये तो आपका ऑटोक्लेव हो गया एंड प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन।
तो ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बायोलॉजिकल इंडिकेटर कौन है, तो स्पोर ऑफ जियोबैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस हैं, ये बेस्ट इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। तो यहां से मेरे भाई ए ऑप्शन आपका राइट हो गया। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। तो आई होप ये पहली क्लास थी मेरी मेरे भाई, मतलब अभी जो हमने शुरुआत की है इस क्लास में कुछ बेसिक से क्वेश्चन है, कुछ बेहतरीन क्वेश्चन है, कुछ आपके नॉर्मल से क्वेश्चन रखे हैं आप, ताकि जुड़ जाए यहां से। आपको जिनको नहीं पता है कि क्लास मेरे भाई, तो यहां से डेली आपकी 9 बजे क्लास कराऊंगा, और भी बेहतरीन क्वेश्चन और भी शानदार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो एक बात मैं आपसे कहता हूं, यहां पर जितने क्वेश्चन है मेरे बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन और शानदार यहाँ पर क्वेश्चन मैं कराऊंगा डेली। और जो नए बच्चे हैं, जो अभी जिनका पहली बार ये जीआईएमएस का एग्जाम है, वो आप जानते हैं कि अगर आप पहली बार दे रहे हो तो आपको, जैसे अभी आप पास आउट हुए होगे, तो अगर आपने कहीं से नहीं पढ़ा है, आपको नहीं जानकारी है, तो आप मेरे भाई इस बैच के साथ में जा सकते हो। एक बार आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में यहां पर इतना फ्री कंटेंट हम आपको खुद दे दे रहे हैं कि आपको बैच ज्वाइन करने की कहीं जरूरत है ही नहीं। एक बार आप थ्योरी पढ़ लोगे तो आप प्रैक्टिस करने के लिए मैं फ्री टेस्ट सीरीज यूट्यूब आपका जो है एप्लीकेशन पर 10 बजे देता हूं, ठीक। वहां पर 40-50 क्वेश्चन डेली आप कीजिएगा। क्यों? आप 1000 रुपए की टेस्ट सीरीज खरीदोगे। बैच एक बार ज्वाइन कर लोगे तो 5000 एमसीक्यू की पीडीएफ यहां पर दे दूंगा, नोट्स आप उनको डाउनलोड करके प्रिंट ही करा लोगे, तो फिर बैच की जरूरत क्या रहेगी। तो अगर मेरे भाई आप एक बार पढ़ना चाहते हो तो इस बैच से जाकर पढ़ सकते हो। प्ले स्टोर पे जाओगे, एजुकेशन मसाला ऐप को डाउनलोड करना, 1 लाख से भी अधिक स्टूडेंट है यहाँ पर, ठीक है। रजिस्टर करोगे, अपना नाम नंबर डालोगे, और पैरामेडिकल वाला सेक्शन जो है यहाँ सेलेक्ट कर लेना। ऐसे होम पेज पर ये बैनर आ जाएगा, इस पर जैसे ही आप टैप करोगे तो यहाँ पर मेरे भाई ज्वाइन हो सकते हो। बहुत ही बेहतरीन जो है आपको टेक्नोलॉजी यहाँ पर मिलेगी। चाहे आप खुद से पेमेंट करना चाहो कर सकते हो, मम्मी पापा से कराना चाहते हो तो यहाँ पर स्कैन करने का भी ऑप्शन है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है। इतनी कम फीस में इतना क्वालिटी कंटेंट, इतनी बेहतरीन क्लास नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये टेलीग्राम है मनीष भाई पटेल नाम से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। इसकी पीडीएफ आपको अभी मिल जाएगी क्लास के बाद में ही, आप उसको चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ कलेक्ट मत करना, इस क्लास को जितनी बार सुनोगे, तो कहते हैं ना कि जो चीज आप देखते हो और सुनते हो वो ज्यादा जल्दी दिमाग में जाता है, पीडीएफ पढ़ने से आपके दिमाग में नहीं जाएगा, ठीक। आप हमसे जो है यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम अपना पेज है फैक्ट वाला मनीष, यहाँ पर रील फॉर्मेट में मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर आपसे हमारी बात भी हो सकती है, तो आप यहाँ पर हमसे कनेक्ट कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप बता सकते हो, हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे। उम्मीद करता हूँ इन बचे हुए 15 दिन में आपकी शानदार तैयारी करवाई जाए। कोई भी आपकी जेन्युइन राय है तो आप बता दीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में 9 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।